नमस्कार, मैं अंकिता आप सभी का मंथन के ऑनलाइन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और साथ ही आज के गौरवशाली 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देती हूँ। Manthan welcomes you all in the first online session in months and hopes for the event to soon go offline with numerous relaxations amid the pandemic. Today, we have with us Honorable Kashinathji Deodhar, who will speak on the topic India's New Age Defense System. Kashinathji is a former DRDO scientist and a defense expert. Manthan is not new to Nagpur. Just like Samudra Manthan, Manthan Nagpur too aims to have a continuous churning of thoughts to give a fresh and new perspective to people, especially the youth. Manthan aims to come out with the topics of national interest. Today, we have with us Kashinathji Deodhar, who is one of the few gun experts in India. He is a group director of Armament Research and Development Establishment. He has worked on various important projects for Indian Armed Forces. One of his important works is 84mm lightweight launcher. In future, the launcher will also be available for Indian soldiers for their own benefit. Today, Manthan welcomes you all and hopes that you have a great session. And also, I would like to request all of you to please keep your Zoom meeting muted. It is already muted, but since if this happens that you unmute yourself, do mute it. Also, there will be a question answer session at the end. So please put your question. I request Kashinathji to please start his session, and I would like to thank all of you who have joined us today. Thank you, sir. So please unmute yourself. नमस्कार. नमस्कार सर. आज 75वां स्वातंत्र दिन होने से मैं पहले सभी को मेरी तरफ से शुभकामना देता हूं और हम ये पूरा साल ये अमृत महोत्सव के नाते मनाने जा रहे हैं, तो आज उसकी शुरुआत है। तो इस अवसर पर मैं भारत माता को वंदन करता हूं, जिन लोगों ने भारत माता के संरक्षण में अपने प्राण न्योछावर किए हैं, ऐसे जवानों को मैं नमन करता हूं और आज का विषय मैं रखने जा रहा हूं। आज हम देखेंगे कि इंडिया न्यू एज वेपन सिस्टम। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि यू डू नॉट डिजर्व टू लिव इफ यू कैन नॉट हेल्प योरसेल्फ। मतलब अगर हम देश के नाते अगर क्रमांक 1 पे जाना चाहते हैं तो ये दूसरा कोई मदद आगे करेगा, अमेरिका से होगा, रशिया से होगा, ऐसा नहीं है। तो अपने बलबूते पर हमें करना है। तो हेल्प योरसेल्फ, अपने आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है। 2-3 दिन पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनसे इनका जन्मदिन हुआ था, 12 अगस्त उनका जन्मदिन रहता है। और भारत का जो अंतरिक्ष का जितना भी संशोधन हो गया, उसके जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि 1963 में भारत में यह दशा थी कि रॉकेट के पार्ट्स साइकिल पे लेके जाना पड़ता था। हमारे पास नॉलेज नहीं था, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं थे, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, मोटरेबल रोड भी नहीं था। और इसीलिए तुम्बा जो है केरल के किनारे पर तिरुवनंतपुरम में, वो किनारे में, समंदर के किनारे में साइकिल से रॉकेट के पार्ट्स हम ले जाते थे। ये एक 1963 का माहौल था। आज हम 2021 में है और 21 में आज हमने इतनी सारी ये हासिल की है कि आज हम चांद्रयान 1, चांद्रयान 2, चांद्रयान 3 की तैयारी कर रहे हैं।
मंगलयान पहले ही प्रयास में सफल रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत ये साइंटिस्ट लोगों ने लगाई। तो भारत का जो स्पेस प्रोग्राम था उसमें पहले सैटेलाइट प्रोग्राम था और लॉन्चर प्रोग्राम था। सैटेलाइट प्रोग्राम में बहुत सारे लोग लगे थे। लॉन्चर प्रोग्राम में डॉक्टर कलाम, डॉक्टर गोवारीकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर माधवन नायर, ऐसे सभी साथी इनके साथ डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ काम करते थे। और मेहनत तो 18-20 घंटा मेहनत करते थे। और आज हम ये मुकाम पर आए हैं कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो पहला यशस्वी हुआ था, ये SLV-3, जिसके जनक और जिसके प्रोग्राम डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उन्हीं के नेतृत्व से स्टार्ट हुआ अपना रॉकेटरी। उनको भारत का रॉकेट का जनक, अग्निबाण का जनक भी कहा जा सकता है। उसके साथ साथ हमने ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसे अलग अलग सैटेलाइट, और वो भी विश्वसनीय कारगर काम किए हैं। यह SLV-3 का एक चित्र है जो हमारा पहला था। डॉक्टर कलाम ने अपने अग्निपंख में लिख के रखा है कि मुझे बहुत अच्छे बॉस मिल गए। प्रोफेसर सतीश धवन के बारे में उन्होंने लिखा है, क्योंकि जब भी गलतियां होती थी वो अपने ऊपर लेते थे एज ए लीडर, और जब भी कुछ सक्सेस मिलती थी, यानी श्रेय लेते समय, वो अपने जो जूनियर थे उनको आगे करते थे, उनको मीडिया के सामने करते थे। यानी SLV-3 यशस्वी हो गए, लेकिन SLV-1 और SLV-2 फेल हो गए। और ये फेल होते समय जैसे ही फायर हो गए समंदर में गिर गए, और समंदर में गिरने के बाद तो बहुत हल्ला गुल्ला होता था। उस जमाने में तो लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, आप ये क्यों पानी में पैसा कर रहे हो, ऐसा भी बात होता था। आज ये बात कोई नहीं करता, क्योंकि आज हम जितने मात्रा में आगे बढ़ चुके हैं और उसके फल हमें मिल रहे हैं। जो आज का हमारा दूरस्थ संवाद हो रहा है वो भी उसी का एक फल है। तो ये ASLV, GSLV ऐसे जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV ने तो आधी सेंचुरी विदाउट फेल ये काम कर चुका है। और मंगलयान, चंद्रयान, ये भी इन्होंने प्रक्षेपित किया है। और दुनिया में हमने एक कीर्तिमान लगाया है। 105 सैटेलाइट्स एक ही लॉन्च में हमने अलग अलग कक्षा में, अलग अलग जगह में स्थापित किए हैं एक ही लॉन्च के अंदर। तो बाकी सब दुनिया में देखेंगे तो मेरे ख्याल से 35 के आगे तो किसी ने ये प्रयास नहीं किया था, लेकिन ये हमने प्रयास करके एक लॉन्च किया था। तो ये GSLV, ये बड़े बड़े जो वेट है, पेलोड्स है, उसको लिए GSLV यूज करते हैं। जियो सिंक्रोनस, GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस। तो हमारे पास अभी बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट है, नेविगेशन सैटेलाइट्स है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स है, स्मॉल आर्म्स या स्टूडेंट्स के कुछ सैटेलाइट्स है। चंद्रयान-2 आपने देखा होगा कि आखिरी मात्रा में थोड़ी गड़बड़ हो गई, अदरवाइज चांद तक पहुंचने तक वो बहुत यशस्वी रहा है। लैंडिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था वो, इसलिए चंद्रयान-3 का भी हम जिक्र कर रहे हैं। गगनयान का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मानव के साथ हम अवकाश में ये स्पेसक्राफ्ट चलाएंगे। इंडियन स्पेस स्टेशन का भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये सब करते करते हमारा बहुत सारा एसेट्स ये अवकाश में हो गया है। तो उसकी सुरक्षा का क्या करेंगे? तो इसलिए मोदी शासन में 2016 में एक मिशन DRDO को दिया था, उसका नाम है मिशन शक्ति। क्या था वो? कि एक ऐसा क्षेपणास्त्र हम विकसित करना चाहते थे कि जिससे छोड़कर हम अवकाश में जो उपग्रह है उसको भेद सकते हैं। यानी एक टेस्ट हमने ऐसे किया 27 मार्च 2019 को
जो हमने जमीन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो उड़ीसा के किनारे पे है, समंदर के किनारे पे है, उधर से हमने एक क्षेपणास्त्र लॉन्च किया या प्रक्षेपित किया। और उसमें एक निशाना ले लिया था कि एक सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर के कक्षा में पृथ्वी को प्रदक्षिणा लगा रहा है, पृथ्वी के बहुत में घूम रहा है, यह पृथ्वी को प्रदक्षिणा करने वाला माइक्रोसैट आर नाम का जो सैटेलाइट है, उसको हमने 300 किलोमीटर के ऊपर का माइक्रोसैट आर हमने नष्ट ध्वस्त कर दिया, उसको छेद कर दिया। तो ये इसका प्रिसीजन है। ये टेस्ट की वजह से हमें एक क्रेडिबल डिटरेंस क्रिएट किया है, दुनिया को बोला है कि अगर हमारे एसेट्स के ऊपर आपने आंख भी टेढ़ी कर दी तो हम अवकाश में भी कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास ये शक्ति है, अवकाश शक्ति हमें प्राप्त है। ये दिखाने के लिए ये था। हमने उस दिन क्या किया था 27 मार्च को, तो जो जनवरी 2019 में सबके साथ एक मैक्रोसैट आर भी एक लॉन्च किया था 300 मीटर के कक्षा में घूमने वाला, उसको हमने मार गिराया। अभी ये मार गिराने के समय उसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। तो उसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट क्यों चुना, तो उसका जो डेब्रिज रहता है, जो कचरा रहेगा, वो नष्ट होना चाहिए। जो बाहर रहेगा तो नष्ट नहीं होता है, तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अगर रहेगा तो नष्ट होगा। इसी की वजह से हमने 300 का लक्ष्य रखा और 300 के कक्षा में जनवरी 19 से अपना माइक्रोसैट आर बहुत अच्छी मात्रा में काम कर रहा था। और यह अच्छी मात्रा में काम करने वाला माइक्रोसैट आर अचानक 27 मार्च 19 को हमने एक क्षेपणास्त्र लॉन्च करके नष्ट ध्वस्त कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी उसके प्रॉब्लम क्या था, उसमें क्या है, तो ये जो माइक्रोसैट आर था वो बहुत ही गतिमान तरीके से चलता है। मतलब 300 किलोमीटर में जो माइक्रोसैट आर अपना उपग्रह था, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग, ये करीब से करीब 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, इतने तेज रफ्तार से वो जा रहा है। और कोई भी चीज इतने तेज रफ्तार से, वो भी 300 किलोमीटर में घूम रही हो और पृथ्वी के ऊपर से, जमीनी के ऊपर से एक क्षेपणास्त्र जाए और उसे अचूकता से उसको छेद करे, ये कितना कठिन काम है आपको पता चला होगा। तो ये टेस्ट की वजह से हमने अपने टेक्निकल कैपेबिलिटीज दिखा दिए कि एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, जिधर इतना तेज भागने वाला उपग्रह जो है उसको लक्ष्य करने के लिए उतनी ही मात्रा में अचूकता की आवश्यकता होती है। तो इधर नैनो सेकंड में भी गड़बड़ नहीं चलती है। अगर कुछ नैनो सेकंड इधर उधर हो गए तो टारगेट मिस होने की संभावना है, क्योंकि यह टारगेट बहुत छोटा है। लेकिन हमने ये करके दिखाया। तो यह करके दिखाने वाला भारत ये दुनिया का चौथा देश रहा कि उसने अवकाश के क्षेत्र में एक शक्ति सबके सामने रख दी। और इसका परिणाम ये होगा कि भारत के साथ जो देखने का तरीका है, एक सशक्त भारत, समर्थ भारत के रूप में हम सब दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक पिक्चर अगर बनाया जाए तो ये ऐसा दिखेगा। ये मिशन शक्ति का पिक्चर है। इधर जो क्षेपणास्त्र का लॉन्चर है, यह उड़ीसा में, ये जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से, जो पुराने जमाने में जिसको व्हीलर्स आइलैंड कहते थे, उधर से ये लॉन्च किया है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज करके उसके बाद उसका हीट शील्ड निकल गया और उसके बाद उसने 300 की कक्षा तक गए और उसको मिसाइल को देख के लॉक कर दिया और मिसाइल को ट्रैक करना शुरू कर दिया और मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया। तो ये होती है ताकत। तो ये उसके लिए ऑनबोर्ड कंप्यूटर, ऑनबोर्ड सेंसर तो है ही, जिसे लेजर सेंसर बोलते हैं। तो
लेजर का उपयोग तो किया ही सेंसर का, और उसके साथ साथ जो स्टेशन ग्राउंड में अलग अलग जगह से रडार सिस्टम्स थे, उसका भी करेक्टिव एक्शन देने में योगदान रहा है। मतलब एक ही सिस्टम के ऊपर से इतना एक्यूरेसी से काम नहीं होता है। तो ये भी हमने करके दिखाया और दुनिया के सामने हम एक बहुत बड़ी मात्रा में शक्तिशाली देश के रूप में खड़े हो गए। कल माननीय अटल जी का पुण्य स्मृति दिन है, और उनके पुण्य स्मृति में ये पोर्शन जो है, क्योंकि डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में हमने जो काम किया था, उस समय जो अणुबॉम्ब की चाचनी कुछ की थी, हमने जो टेस्टिंग किया था अणुबॉम्ब का, उसके लिए उस समय का जो दमदार और नेतृत्व था वो था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। योगायोग की वजह से कल उनका स्मृति दिन है, और उनके स्मृति दिन में हम उनकी याद रखेंगे, क्योंकि ये जो विज्ञान है इस आयाम को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। अपने लाल बहादुर शास्त्री जी जो अपने दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का एक नारा दिया था। उसी नारा को माननीय अटल जी ने एक आयाम और जोड़ लिया, और जय विज्ञान का आयाम उसको जोड़ लिया। इसलिए जैसे हम ये मोदी शासन में हमने ये करके दिखाया अवकाश क्षेत्र में, वैसे अटल जी के शासन में हमने दुनिया को यह दिखा दिया कि हम शस्त्र संपन्न अण्वस्त्रधारी देश में से एक है। उसी का भी नाम शक्ति था, और वो उस शक्ति एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में हम देख सकते हैं कि 1974 में एक टेस्ट हमने पोखरण में बुद्ध पूर्णिमा का दिन किए थे, और डॉक्टर वीजी भिड़े उसके प्रमुख थे। और उस समय आणि बुद्ध हंसला, द बुद्ध हैज लाफ, ऐसा एक संदेश उस समय में चला था। इसका मतलब अणु स्फोट यशस्वी हो गया। तो 1998 में, मतलब 98 में 11 मई को हमने 3 अणुस्फोट और किए, और उनका जो पीछे जो शास्त्रज्ञ थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो उस समय हमारे प्रमुख थे डीआरडीओ के। और सौभाग्यवश से मैंने डॉक्टर कलाम के निर्देशन में काम भी किया है, और मुझे मौका भी मिला है उनसे बहुत बार बात करने का, मिलने का, उनका गाइडेंस लेने का और उनकी शाबाशी लेने का। उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन डॉक्टर आर चिदम्बरम उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थे, और ये 2 प्रमुख वैज्ञानिक के आर्किटेक्चर में ये काम हुआ था। और उस समय कैसे था, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके नाते ये सब साइंटिस्ट अपने सिविल ड्रेस में नहीं थे। पोखरण में 1 महीने से ज्यादा काम चल रहा था। 5 ट्विन वेल्स किए थे, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ वो काम हुआ था। तो उसमें साइंटिस्ट लोग भी आर्मी के यूनिफॉर्म में थे, और ये इसलिए थे कि सीक्रेसी रखना है। नहीं तो ये बहुत दुर्मिल चित्र आपको मैं दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर कलाम, ये जो ग्रे हेयर वाले हैं बाहर आए, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर संथानम, डॉक्टर अनिल काकोडकर, ऐसे बड़े बड़े शास्त्रज्ञ इसमें सम्मिलित थे, और वो सब अपने अपने रैंक के अनुसार कोड वर्ड के नाते काम करते थे। मतलब डॉक्टर कलाम थे, उनको बोला गया था कि मेजर जनरल पृथ्वीराज, ये उनका कोड नेम था, और मेजर जनरल नटराज ये डॉक्टर चिदम्बरम जी का नाम था। तो ऐसे हमने अणु टेस्ट करने के बाद पूरी दुनिया हिल गई, और पूरी दुनिया को हमने ये दिखा दिया। 11 मई को 3 और 13 मई यानी 2 दिन के बाद और 2 करके हमने 5 सफल अणु टेस्टिंग किया। अण्वस्त्र यानी बॉम्ब, अणु बॉम्ब का टेस्टिंग किया। उसमें जितना भी आवश्यक था वो सब टेस्टिंग हो गया था,
और जैसे हमने प्लान किया वैसे ही हुआ था। तो ये डॉक्टर ये आफ्टर ये जो टेस्टिंग होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उस समय के जो डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस जी, कलाम और चिदम्बरम, ये सभी उधर मौजूद थे। और उन्होंने दुनिया को बोला था कि यस, वी हैव कंडक्टेड सक्सेसफुल एटॉमिक बॉम्ब, यानी हम एटॉम बॉम्ब के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं। और ये दुनिया सब ने हमारे लिए एक सैंक्शंस लगा दिए थे, बोले आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तो जैसे ही 11 मई को जैसे अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष वो हरियाली पे आके व्हाइट हाउस के इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ घोषणा करता है, ठीक वैसे ही उससे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस जमाने के माननीय पंत प्रधान, उन्होंने ये उद्घोषणा की थी कि हमने यानी भारत ने 3 अणुस्फोट किए हैं और तीनों यशस्वी रहे हैं। और पूरी दुनिया अपने ऊपर कूद पड़ी, सैंक्शंस लगाए। एक फ्रांस छोड़ने के बाद कोई अपने साथ खड़ा नहीं रहा और पूरे विश्व में सैंक्शंस का मुकाबला हम करने लगे। लेकिन अटल जी का जो विचार था कि वो था आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने सभी शास्त्रज्ञ लोगों को इकट्ठा किया। उस समय माशेलकर जी अपने डीजी CSIR थे और उन्होंने बोला कि ये एक मौका है, ये आपत्ति नहीं है तो ये एक इष्टापत्ति है। और सभी लोग अगर हमें कुछ सहयोग करना नहीं चाहते हैं तो वी हैव गॉट ऑल रिसोर्सेज, वी हैव गॉट ऑल टैलेंट, एवरीथिंग इज देयर। आज तक हमें विल पावर नहीं था, आज से हम अपने बलबूते पर सभी क्षेत्र पादाक्रांत करेंगे। और आत्मनिर्भरता की ओर उसी दिन अटल जी के नेतृत्व में डिफेंस सेक्टर काम करना शुरू किया था और हम अण्वस्त्र संपन्न देश में से एक हो गए थे। तो ये देश की सुरक्षा करने के लिए सिर्फ अणुबॉम्ब या क्षेपणास्त्र का इस्तेमाल नहीं लगता है, तो उसके लिए उसके साथ साथ बहुत सारे शस्त्रास्त्र लगते हैं, जो वेपन्स लगते हैं। तो मोटा मोटी उसका अगर वर्गीकरण करेंगे हम तो उसमें पर्सनल वेपन्स है, सेक्शन वेपन्स है, आर्मर्ड वेपन्स है, टैंक गन्स है, उसके साथ साथ तोप खाना जो बोलते हैं, फील्ड गन, मोटर गन, रॉकेटरी, एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम, नेवल आर्मामेंट, एयर आर्मामेंट, ऐसे अलग अलग से एक मास स्केल डिस्ट्रक्शन ये भी होता है। और उसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, ये सभी शस्त्र ये मास स्केल डिस्ट्रक्शन के रूप में कहे जाते हैं। और उसके ऊपर एक बैन लगाया है। तो ये बैन क्यों है? तो जिनेवा में पूरे देश के सभी पूरे दुनिया के सभी देश इकट्ठा होके एक पैक्ट किया है, एक तह किया है। और उसके माध्यम से सभी ने ऐसा निश्चय किया कि ये जो मास स्केल डिस्ट्रक्शन वाला जो है, जैसे 6 अक्टूबर और 6 अगस्त और 9 अगस्त 1948, उसमें अणुबॉम्ब का प्रयोग जापान में नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, इसके ऊपर किया गया था। और उसके बहुत बुरे परिणाम दुनिया के सामने आए थे। तो उससे बचने के लिए अगर हम ये अभी रोकेंगे नहीं तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये विचार करके उसके ऊपर सभी ने बैन लगाया। लेकिन जिसके पास है वो अपना बारूद या अपने जो अण्वस्त्र है वो कम करने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए हमें भी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल के माध्यम से रेडी रखना पड़ेगा। अगर हम रेडी रह के हम काम नहीं करेंगे, लेकिन रेडी रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट अटल जी के समय में लिया गया और हम शक्ति संपन्न हो गए। उसका मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, क्योंकि दुनिया
शक्ति को ही रिस्पेक्ट देती है। हमारे देश में पहले अंग्रेजों का राज था, और ये अंग्रेजों के राज में उस समय जो अपने रविंद्रनाथ ठाकुर, उनको बहुत बड़ा सम्मान नोबेल पारितोषिक मिला था, तो वो जापान के दौरे पर थे। और जापान में किसी ने ऐसा एक उधर कहा कि ये नोबेल पारितोषिक विजेता है, उनका हम सम्मान करेंगे। तो उसी समय सभी लोगों ने बोला कि जो जो अपने देश, स्वतंत्र देश में नहीं रहता है, क्या फायदा है उसका नोबेल पारितोषिक लेके। तो ऐसे नोबेल पारितोषिक का कुछ फायदा नहीं है जो जिसका खुद का देश स्वतंत्र नहीं है, ये सोच के उनका सत्कार करने को मना कर दिया। तो ये शक्तिहीन होने से ऐसा होता है। आपका तत्व ज्ञान बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन आपके पास अगर शक्ति नहीं रहेगी तो ये जो न्याय रहता है, अपने बुद्धिमत्ता को कोई पूछेगा नहीं और पूरी दुनिया का लॉस उसमें चला जाएगा। जैसे एक हम बचपन में कथा सुनते थे कि एक बहुत सारे मंकीज, ये जो अपना गूंज का जो फल रहता है, रेड रेड रहता है, गूंज बोलते हैं उसको, तो ये गूंज के फल का इकट्ठा ऐसा एक हीप बना के उसके साथ में ऐसे सेकने को बैठ गए थे। अभी ये गूंज का जो है उसको तो दिखने में लाल है, लेकिन वो तो अग्नि या ज्वाला नहीं है, हीट नहीं निकलती है। तो साथ में कोई जा रहा था, एक ऐसे ही दूसरे तरीके का बंदर, तो उसने वो मंकी का जो समूह था उनको बोला, अरे आप ये क्या कर रहे हो, पागल हो गया, उसमें कुछ फायदा नहीं होता है। तो ये लोग सब चिढ़ गए और उसको मार दिया। एक्चुअली जो दूसरा था बोलने वाला था, वो बहुत ही सही था, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। तो आजकल जो झुंडशाही चलता है, जिसके पास कुछ ताकत नहीं है, आज का न्यूज है काबुल में भी अभी ISIS ने कब्जा कर लिया या ऐसा कुछ हो गया है। तो करेक्ट न्यूज मैंने नहीं देखा क्योंकि अपना लेक्चर था, लेकिन जो झुंडशाही है वो चलेगी। और उसके सामने अगर हम टिकना है तो हमारे लिए एक सशक्त, समर्थ भारत, सशक्त भारत रखना होगा, तभी हमें कोई लोग सुनेंगे, करेंगे। तो ये MSD जो है, जिसको बैन है, वो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन काम करके रखेंगे, ताकि अगर समय हो गया तो उसका उपयोग हम करना चाहेंगे। जो बार बार ये पाकिस्तान हमें धमकी देता था कि हम अणु प्रयोग करेंगे, हम अणु प्रयोग करेंगे, तो उस समय के 2016 की बात है, जिस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय की बात है। अपने डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर जी पर्रिकर, उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि हमारे पास जो अण्वस्त्र है वो हमने खिलौने में या जो दिवाली में जैसे फटाके के फोड़ते हैं, वैसे अनुभव नहीं है। हमारे पास जो अनुभव है उसका प्रयोग अगर जरूरत है तो हम अभी भी कभी भी कर सकते हैं। तो ये बोलने के बाद उसका काम बंद हो गया और काम कर दिया वो वाक्य। वैसे ही मिसाइल्स, बहुत सारे मिसाइल्स जो है, क्रूज मिसाइल्स हो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सब सी लेवल से जो बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये जो BMD प्रोग्राम है अपना, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, और अल्टीमेटली एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये कुछ तरीके का मैंने रखा है। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे शस्त्र युद्ध में लगते हैं जो आर्मी यूज करती है। मैं समय के कम होने से यह सब बहुत जानकारी, एक एक लेक्चर एक एक के ऊपर हो सकता है, लेकिन मैं आज सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ, परिचयात्मक बात करने वाला हूँ। तो ये AK-47 से भी बढ़िया इंसास राइफल हमने बनाए हैं, और आज सभी सैनिक के पास यही है, और कारगिल का युद्ध भी इसी राइफल में जीता है। दूसरा होता है सेक्शन वेपन्स। ये सेक्शन वेपन्स हमने बनाए थे इसके लिए, सभी 10 लोगों के पीछे एक वेपन दिया जाता है।
और ये जो बीच वाला जो कर्नल साहब सामने जो खड़े हैं आपके कपिल देव, उनके कंधे पर जो वेपन है, तो एक तरीके से वो वही मेरा वेपन है जो 84 mm लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है। उसके साथ साथ ये मॉर्टर गन्स वगैरह भी शस्त्र आते हैं, ग्रेनेड लॉन्चर्स आते हैं। वैसा और एक क्लास होता है, उसको बोलते हैं कवचित शस्त्र, यानी जो अपने टैंक गन होते हैं, जिसको मराठी में रणगाडा कहते हैं, ये शस्त्र है। उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज रहती है, तो हाई फायर पावर, हाई प्रोटेक्शन और मोबिलिटी। और ये तीनों करने के बाद हम ये दूसरे महायुद्ध में किया था। और ये अर्जुन है अपना एक मैं 1985 में एक टैंक गन की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमने एक इक्विपमेंट किया था। उसके ट्रायल्स के लिए झांसी के साथ जो बबीना नाम का एक झांसी के पहले आता है, 18-20 किलोमीटर में एक झांसी के पास में बबीना नाम का गांव है, उधर मैं गया था टेस्टिंग के लिए। 45 डेज में उधर रहा था। और हर तरीके से एक्यूरेसी कैसी बढ़ती है, दिन में हो, रात में हो, 900 मीटर में हो, 2 किलोमीटर में हो, 4 किलोमीटर में हो, टैंक स्थिर हो, दोनों टैंक स्थिर हो, दोनों टैंक मूविंग है, ये सब जितने भी वर्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है उसका टेस्टिंग हुआ था। और 7 राउंड्स का एक सीरीज करके उसका एक्यूरेसी निकाला जाता था। और मैंने जो एक इक्विपमेंट का काम किया था उसके लिए मैं गया था, तो बिल्कुल जवानों के साथ रहने का मौका मिला था मुझे। उस दिन मैं तो गेस्ट था, लेकिन उनका जवान के साथ बैरक में उनके, क्योंकि सबसे जूनियर होने से वो बैरक में जवान उनके साथ रहने का मौका मिल गया। और ये जब भी टेस्टिंग चलता था तभी मैं यूनिट के साथ पहले 4 दिन तो कुछ मेरा काम नहीं था, तो मैं देखते रहता था वो 18-20 घंटा कैसे काम करते हैं। या 18-20 घंटा में से भी वो 6 घंटा तक, 5.5-6 घंटा तक वो शरीर के कष्ट करने वाले, व्यायाम प्रकार होने वाले अलग अलग तरीके से कष्ट करते हैं। और सुबह में 3 घंटा और शाम में 2.5 घंटा। जैसे बचपन में मैं संघ में जाता था आरएसएस में, तो आरएसएस नागपुर में भी मैं 84 में आया था तृतीय वर्ष के लिए। तो तृतीय वर्ष में तो सुबह में 3:45 बजे जगाया जाता है, 4:45 से काम चालू होता है। और सुबह में 3 घंटा, शाम में 2 घंटा, 2.5 घंटा, इतना कस के शारीरिक कार्यक्रम होते हैं। और शाखा में हम पद्य बोलते थे, नित्य सिद्ध शक्ति से राष्ट्र की अर्चना। तो नित्य सिद्ध शक्ति से राष्ट्र की अर्चना क्या होती है, ये मैंने उधर जाके समझ लिया। तो उधर आर्मी में मैं जो टेस्टिंग के लिए गया था, देख रहा था एक छुट्टी आई थी उधर। वो छुट्टी थी, ईद की छुट्टी थी। और पहले ईद के पहले के दिन वो जो प्रमुख रहता है उसका, अपने भाषा संघ के भाषा में मुख्य शिक्षक, उनके इधर उसको सब एडजुटेंट बोलते हैं। जो एडजुटेंट था वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आर्मी नेवी में ये जो आर्म फोर्सेस है उसमें कोई लंबा चौड़ा भाषणबाजी नहीं होता है जैसा मैं अभी कर रहा हूँ, उधर छोटे छोटे वाक्य रहते हैं। तो 3 वाक्य में उसने कल की छुट्टी समझा के बोल दिया, और ये मेरे लिए बहुत नया था। वो 3 वाक्य ऐसे थे, कल छुट्टी होगी, मतलब क्लियर है, क्योंकि ये छोटे छोटे वाक्य से जो मैसेज सबके पास जाना चाहिए वो सब क्यों, क्योंकि अपना देश 3000 किलोमीटर लंबा, 3000 किलोमीटर रुंद यानी चौड़ा ऐसा देश होने से, हर 10 किलोमीटर में भाषा बदल होने से जो अधिकारी जो अपना आज्ञा देगा तो वही आज्ञा फॉलो करना चाहिए सभी ने। तो तमिल भाषिक भी सैनिक रहता है, मराठा भी रहता है, बंगाली भी रहेगा और जाट भी रहेगा, जो उसमें हरियाणा के से रहेगा, उत्तर प्रदेश से रहेगा, बिहार से रहेगा, और कोई भी बॉर्डर पे रहेगा, तो उनको भाषा समझ में आना चाहिए करके उनका छोटा छोटा एक भाषा रहता है। अरबी का भाषा में उसको बोला जाता है। तो उन्होंने बोल दिया कि कल छुट्टी होगी,
दूसरा वाक्य था कोई वर्दी नहीं पहनेगा, और तीसरा वाक्य था जो मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट करके गया, तीसरा वाक्य था लेकिन कार्रवाई पूरी होगी। जो काम हम सुबह में उठने से रात तक करते हैं या 24/7 जितना काम जिसको जो रोटेशन में हो, जिसके जिसके लिए जो जो ड्यूटीज है वो ड्यूटी जैसे कि वैसे करनी है, सिर्फ उसको गणवेश में छूट है। तो आर्मी का छुट्टी का दिन यानी ऐसा रहता है पूरा पैक। और मैंने तो कहा कि मैं तो एआरडी जैसे संस्था में काम कर रहा हूँ जिधर मुझे ये मौका मिलता है कि जो अपने इतना परिश्रम लेके 24/7 अपने देश का रक्षण करने वाले जो सो दिवाली हो तो कोई भी त्योहार हो, उनका काम अपना अपने बॉर्डर्स पे चलता रहता है। तो उसके लिए मैं कुछ करता हूँ, और ये जो उनके हाथ में जो वेपन्स है वो अत्याधुनिक और अच्छे वेपन्स हो, इसलिए काम करने का मौका मुझे मिला है। इसलिए स्वयं प्रेरणा से माता की पूजा का व्रत धारा हूँ, ये जो अपना गीत है उसके हिसाब से काम करना शुरू किया। और ये मेरे ऊपर बहुत एक इम्पैक्ट देने वाला चीज था। बचपन में शाखा में तो हम सुनते हैं कि देश के लिए करना सीखे, देश के लिए जीना सीखे, लेकिन क्या करना है कैसे करना है ये उधर जाने के बाद एक विशाल दृष्टि पथ में आ गया। तो ऐसा ये जिसको टैंक गन बोलते ये भी एक क्लास होता है। और अपना अर्जुन इसी वर्ष में फरवरी में 14 फरवरी में चेन्नई में 114 अर्जुन टैंक गन को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से आर्मी को सौंपा गया। तो ये हम एक मात्रा में आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में भी है। कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं होती है, उसके पीछे भी बहुत कष्ट है, उसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल है एक तरीके से। क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी हमें दिख रही है उसके पीछे डीआरडीओ जैसा एक संगठन 60 साल से काम कर रहा है, इसलिए ये आज हमें संभव लग रहा है। तो उसके साथ साथ हमें तोफ खाना जिसको बोलते हैं, यानी डोंगरी तोप होती है या मुल्क मैदान तोप होती है, तो ऐसे तोप जिसको बोफोर्स जैसे गन जिसमें सम्मिलित है, जिस शिवाजी महाराज के काल से भी आपको दिखाई देगा कि ये पुराने तोप थे। लेकिन आज तोप का इतना बढ़िया आविष्कार हमने किया है कि एक भारत की तोप एटैक्स नाम है उसका, एडवांस टोड आर्टिलरी वेपन सिस्टम, एटैक्स गन सिस्टम। तो ये जो वेपन हमने एआरडी ने बनाया है उसका रेंज में हमने 48 किलोमीटर प्लस किया है, और दुनिया में इतना रेंज वाला कोई भी गन सिस्टम नहीं है। तो ये उसकी विशेषता है। तो हम जो हाथ में लेते हैं वो करके दिखाते हैं। ये एक 62 के वॉर में हमने हार का सामना करना पड़ा, पराभव झेलना पड़ा चीन से। तो उसके बाद हमने ये 75-24 पैक हाउ का निर्माण किया। ये गन 5 मिनट के अंदर अपने जवान उसको खोल के 6 म्यूल के ऊपर माउंट कर सकते हैं, और उसके बाद पहाड़ी पर ले जाके म्यूल्स के ऊपर से यानी जो खेचर रहते हैं उनके ऊपर से लगा के उनको लेके लिया जाता है, और उधर सामान उतारने के बाद 5 मिनट के अंदर जोड़ के रेडी टू फायर कंडीशन में ला सकते हैं। ये हमारा एआरडी का पहला वेपन है। 65 में उसने काम किया और हमने 65 का वॉर जीत लिया था। तो ये एआरडी का यानी भारत का पहला गन हमने बनाया था। बाद में 105, 130 एक रशियन गन है। अपने पास अन्य देशों से भी वेपन्स लेते थे, लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं ये हम आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ रहे हैं। एक तोपखाना होता है रॉकेटरी का, और ये सब आपको देख रहे हैं ये पिना का रॉकेटरी है। एक ट्रक के ऊपर 12 रॉकेट है, ऐसे 6 ट्रक का एक बैटरी रहता है, और एक बैटरी 44 सेकंड में पूरा खाली कर दिया सब जाता है, और 40 किलोमीटर तक लगभग मार्क एक जो है 38 किलोमीटर रेंज है उसका। तो 38 किलोमीटर तक जो भी
शत्रु का 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का ठिकाना होगा, उसको हम बेचिराग कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। ये इसकी ताकत है। और अभी 7 रेजिमेंट इसके बने हैं और 6 का और भी ऑर्डर दिया है। तो हम ये जो उत्तरी बॉर्डर है चाइना के साथ, ये सब उसको तैनात किया गया है। दूसरा जो मैं गन बोला था, एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये एआरडी ने बनाया है, लेकिन इसके साथ प्रोडक्शन पार्टनर के नाते 2 पार्टनर है। अभी एक तो भारत फोर्ज लिमिटेड है और दूसरा टाटा पावर लिमिटेड है, टीपीसीएल, टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इनकी वजह से हम ये सफल कर पाए हैं और मास स्केल ऑर्डर्स भी है उनके साथ। जैसे जैसे विकास होता कंकरेंट इंजीनियरिंग के माध्यम से इसको बनाया जाएगा। तो ये भी एक अपने आप दुनिया का एक रिकॉर्ड गन है, रिकॉर्ड। बाद में कुछ नेवल वेपन्स रहते हैं, कुछ एयर गन्स रहते हैं, एयर आर्मामेंट्स रहते हैं, नेवल आर्मामेंट्स है। और इसका तरीका ये जो आज अभी तक हमने जो वेपन्स रखे वो सभी वेपन नौदल के लिए भी होते हैं और सभी वेपन हवाई दल के लिए भी होते हैं, लेकिन और थोड़े एडवांस स्टेज में रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं। और उसके साथ साथ उसमें जो नेवल वेपन्स है उसको सीवर्दीनेस, और एयर आर्मामेंट जो हवाई दल के वेपन्स है उसको एयर वर्दीनेस, इसका भी जिक्र करना पड़ता है और उसके जिक्र के साथ साथ उसको अपडेट भी करना पड़ता है। तो ये और क्लास के वेपन्स है। और जो हमने एक सपना देखा था और डॉक्टर कलाम को इसरो से डीआरडीओ में लाया गया, वो था अपना IGMDP। 5 जग के स्तर पर, यानी विश्व स्तरीय क्षेपणास्त्र हमने विकसित करने का ठान लिया था। उसको बोलते हैं IGMDP। एक प्रोग्राम लिया था हमने, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एकात्मिक निर्देशित क्षेपणास्त्र विकास प्रणाली। और ये प्रणाली और ये कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी या जमीन से जमीन पर मार करने वाला एक मिसाइल हमने विकसित किया जिसकी रेंज 100 किलोमीटर थी। जमीन से हवा में फायर करने वाला मीडियम रेंज जिसकी रेंज 24 से 30 किलोमीटर की रेंज है, वो हमने आकाश किया था। तीसरा त्रिशूल, जो जमीन से हवा में मतलब हवा से आने वाला कोई भी शत्रु नष्ट करने के लिए उपयोग करने वाली। हवा में फायरिंग यानी अंधाधुंध हवा में गया है, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये एक एक मिसाइल का कॉस्ट कुछ करोड़ में होता है। तो हमने हवा में, जब भी मैं बोलता हूँ जमीन से, तो हवा से आने वाला कोई भी एयर टारगेट है जो अपने देश के ऊपर आघात करने के लिए आ रहा है, जो देश को नष्ट करने के लिए और देश के ऊपर फायर लेके आ रहा है, जैसे जो फाइटर प्लेन हो, लो फ्लाइंग मिसाइल हो, उसको हवा में ही 35 किलोमीटर में उड़ाया जा सकता है। ये आकाश की किमया है। और 9 किलोमीटर, 6 से 9 किलोमीटर तक की रेंज में त्रिशूल काम करता है, लेकिन उसके क्विक रिएक्शन सैम बोलते हैं, मतलब क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। एंटी टैंक नाग, ये भी एक क्षेपणास्त्र है। और अग्नि, ये 5 क्षेपणास्त्र में जिसको नोबेल कह सकते हैं या राजा कह सकते हैं, वैसा एक राजमान्यता रखने वाला क्षेपणास्त्र है। अभी आपको सब आश्चर्य होगा कि डॉक्टर कलाम जी ने ये सब उनके नेतृत्व में किया था। 82-83 में काम किया था, 89 तक या 90 तक हमने लगभग 5-6 साल में सभी का पहला प्रारूप बना के फायरिंग किया था। यशस्वी फायरिंग होने के बाद ये आगे बढ़ना शुरू किया था। और ये टेस्टिंग होते होते बाद में जब भी नाम देने का समय आ गया, तो आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर कलाम ने सभी वरिष्ठ साइंटिस्ट को बुलाया और बोला है हमारे मिसाइल तो काम करना शुरू किए हैं, तो उसको हम सैम, रैम, SSM या ऐसा नाम से कैसे बोलेंगे, तो उसको कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो आप ऐसा नाम का सुझाव दे दो। तो अपने पास तो बहुत सारे साइंटिस्ट गूगल मैपिंग करके या गूगल करके देखते हैं, तो पता चलेगा कि ये बरैक है, पेट्रियट है,
या ऐसे कुछ न कुछ नाम, स्कर्ड, पेट्रियट, बरैक, शार्प शूटर, ऐसे पाश्चात्य नाम सभी के सामने आ गए और मिलता जुलता जो नाम है वो सब बताने लगे। तो डॉक्टर कलाम ने एक सभी के सामने एक प्रस्ताव रखा और एक गाइडलाइन दे दी। बोले नाम आप तो बताना है, लेकिन ऐसे नाम बताओ कि जो नाम लेते ही दुश्मन को पता चलेगा कि ये भारत का दिया हुआ क्षेपणास्त्र है। इसलिए जो भारत की विचारधारा है, जो पंच महाभूत तत्व यानी 5 एलिमेंट थ्योरी अपने देश में चलती आ रही है, हमारा आदमी कोई भी गया तो भी हम पंचत्व में गया, पंचतत्व में विलीन हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो ये उस आधार पर ये पृथ्वी, आकाश, अग्नि ये नाम रखा गया। और ये नाम रखने के बाद आपको पता होगा कि डॉक्टर कलाम ये बहुत ही ट्रेडिशन के ऊपर अपने संस्कृति में प्रेम करते थे। वो खुद रुद्र वीणा बजाते थे, सरस्वती का गायन होता था, जैसे सरस्वती वंदना होती थी हर क्षेत्र में, और डॉक्टर कलाम उसको काम में लाते थे, क्योंकि उनका ये बहुत अच्छा विचार था कि शक्ति और युक्ति दोनों होने चाहिए। अगर शक्ति है और युक्ति नहीं है, या युक्ति है और शक्ति नहीं है, तो कोई भी आदमी या देश या आधा अधूरा रहता है। जैसा पाकिस्तान आधा अधूरा है, उसके पास शायद बुद्धि की कमियां है, लेकिन बाकी सब क्षेपणास्त्र और ये सब इधर उधर से मांग के वो काम करता है और भारत के साथ झगड़े करता रहता है। वैसे कल हमारा पार्टीशन का याद करने का भी दिन है, और हम ये चाहते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान दोबारा एक हो, अखंड हो, लेकिन उसके लिए उनकी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और ये सब पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता बदलना ये तभी संभव है जब हम शक्ति संपन्न है। तो शक्ति के सामने उनकी बुद्धि कुछ काम करती नहीं है। तो वैसे बुद्धि नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति से ज्यादा अपनी शक्ति रखना, इसका उद्देश्य ये है। और चीन भी अपने सामने, आपने देखा होगा ये 6-7 साल में 2014 के बाद बहुत प्रयास किया चीन ने हमें दबाने का, लेकिन अपने पंतप्रधान मोदी जी ने कहा कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि हम ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख दिखा के बात करेंगे, हम आंख में आंख डाल कर बात करना चाहते हैं। यानी समकक्ष, जो भी खुद को सुपर पावर कहती है, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, उनको ये बोला गया है कि हम भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास अवकाश की ताकत है, हमारे पास अणुअस्त्र की भी ताकत है, हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल आर्मीज है, और हमने सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट का स्ट्राइक करके हमने दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि हम कम नहीं है। और पूरा देश मोदी जी के पीछे होने से ये हम दुनिया को दिखा रहे हैं। और सभी चीज जो अशक्य प्राय लगती थी वो सब, यानी अभिनंदन नाम का अपना एक जो पायलट है, वो बाय चांस गिर के पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर गिर गए। आज तक बहुत सारे लोग पाकिस्तान ने कभी छोड़े नहीं है, गिरफ्तार करके उनको मार दिया है या खत्म कर दिया है या जेलों में पड़े हैं। लेकिन अभिनंदन के लिए या अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष है या ये जो गल्फ कंट्रीज का जो राज्य है, तो उन्होंने बोला पाकिस्तान को कि देखो अभी उधर मोदी जी है और उनके पास ब्रह्मास्त्र है, अगर कल शाम तक 5 बजे का समय है, कल शाम 5 बजे तक अगर आपने अभिनंदन को नहीं छोड़ा और भारत को वापस नहीं किया, तो मोदी जी जाने और आप जाने, हम बीच में कुछ बोलने वाले नहीं है। तो यह स्ट्रांग मैसेज अगर अमेरिका से गया है, तो अभिनंदन भी वापस आ गया है, वो भी जैसा कि वैसा आ गया है। कोई उसके ऊपर मतलब जो भी कुछ किया है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिंदा वापस आना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए जो शक्ति है, शक्ति का परिचय देने से सभी भूत भी मान लेते हैं, ऐसा एक उपहार है। ये तीसरा जो है आकाश, ये आकाश सैम, जैसा पहला पृथ्वी था
100 किलोमीटर में काम करता था और इसको बाय रोड, बाय ट्रेलर, बाय ट्रक किसी से भी जाता था। अभी उसको ये IGMDP खत्म होने के बाद, ये सब खत्म होने के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पहले लगता था उनको क्या भारत के पास कुछ नहीं है, करने तो दो। एक बार करना शुरू किया तो उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स देना शुरू किया। और 100 किलोमीटर से क्या होगा, कम से कम 200 किलोमीटर करो तो पृथ्वी 2 का तैनात कर निर्माण किया गया। तो 300 तक पृथ्वी 3 का निर्माण कर दिया। तो ऐसे उसके भी एडवांसमेंट्स हुए हैं। सो ये आकाश 23,000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर डिफेंस ने आकाश के लिए दिया है DRDO को। और अभी एक सुरक्षा कवच हम तैनात करेंगे। ये आकाश ऐसा है कि राजेंद्र नाम का जो अपना रडार सिस्टम है उसके साथ उसको मिलता जुलता किया है। इन कंजंक्शन विथ राजेंद्र इट कैन फायर, प्रायोरिटी भी कर सकते हैं। उसको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, 120 थ्रेड्स जो है साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। और उसमें से 10 जो मेन डेंजरस है उसको टारगेट करके पहले उसको नष्ट कर सकते हैं और बाद में दूसरों को देखा जा सकता है। तो ये तरीके से ये आकाश काम करता है। तो ये आकाश भी पहले 24 से 30 किलोमीटर रेंज था, अभी उसके बाद 60 किलोमीटर का भी रेंज कर दिया है और आगे का भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ाएंगे। तो तीसरा जो है ये त्रिशूल, ये क्विक, आजकल उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM कहा जाता है। और आकाश का जो लॉन्ग रेंज वर्जन है उसको LRSAM कहा जाता है, जो 90 किलोमीटर की हम कोशिश करेंगे। चौथा जो है नाग, यह है टैंक, एंटी टैंक वेपन। ये और एंटी टैंक होने से उसको नाग कहा गया है क्योंकि उसका जो फ्लाइंग है, उसका जिगजैग मोशन हो, उसका लो हाइट से फ्लाइंग हो, ये सब सर्पेंटाइल मोशन जैसा है। और इसकी और एक विशेषता है, ये नाग जैसे ही शत्रु का टैंक सामने आएगा अपने आप ये ऊपर की ओर चला जाता है और ये टॉप अटैक करता है। आपने टैंक गन में देखा होगा कि टॉप में बहुत कम मात्रा में प्रोटेक्शन रहता है और बॉटम से, क्योंकि जिस तरीके से अटैक होने की संभावना ज्यादा है उस तरीके का बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाते हैं। तो ये आकाश का जैसा आकाश एयर थ्रेट से है वैसा ये एंटी टैंक, यानी दुनिया का कोई भी लेटेस्ट टैंक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये उसकी विशेषता है। और ये जब हमने विकसित किया था, अमेरिका के पास भी ये तकनीक नहीं था, तो अमेरिका ने बोला कि आप ब्लैंक चेक ले लो लेकिन हमें ये तकनीक दे दो। अभी अमेरिका नंबर 1 पे है और अमेरिका को ना कैसे बोलेंगे, तो स्ट्रेटेजिकली हमने कह दिया कि यस वी विल गिव इट, लेट इट बी स्टेबलाइज। उसका रीड बिटवीन लाइंस ऐसा है कि इसके ऊपर का जब भी हमारे पास क्षेपणास्त्र आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन जब भी आ जाएगा हम ये आपको दे देंगे। नहीं तो पुराण में हमने एक कथा सुनी है कि भगवान शंकर ने एक असुर को, एक राक्षस को एक वर दे दिया कि आप जिसके हाथ मस्तिष्क पे हाथ रखेंगे वही भस्म हो जाएगा। और माता पार्वती को देख के ये जो राक्षस था वो स्वयं भगवान शंकर जी के ही मस्तिष्क पर हाथ रखने की कोशिश में गया था। ये है। तो हमने अगर ये क्षेपणास्त्र अमेरिका को दे दिया तो अमेरिका ये अपने ऊपर ही यूज कर सकता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। हमने उनको ना बोला नहीं है लेकिन दिया नहीं है, देखेंगे बाद में। सो ऐसा जो हमने आज अभी तक 4 क्षेपणास्त्र देखे। पहला पृथ्वी था 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, यानी पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला
और 24 से 30 किलोमीटर एक, और 60 किलोमीटर दो, और LR सैम, वो 3 हवा से, जमीन से हवा में मार करने वाला। QR सैम जमीन से हवा में मार करने वाला जो क्विक रिएक्शन है, जैसे पहले त्रिशूल था 6 से 9 किलोमीटर, ऐसा अभी रेंज भी बढ़ाया है और समय भी, रिस्पांस टाइम भी बढ़ाया है। तो ये QR सैम किया। चौथा जो देखा हमने, एंटी टैंक नाग, दुनिया का कोई भी टैंक इसके सामने टिक नहीं पाएगा, ऐसी संरचना उसमें की है। और ये सभी गाइडेड मिसाइल है, इसमें गाइडेंस रहता है, अलग अलग तरीके से गाइडेंस देना पड़ता है। ये आखिरी वाला जो है, कि जो भारत माता के मुकुट में एक प्रकार से फीदर इन कैप जो बोलते हैं, ये एक मुकुट में लगने वाला पीस है। तो ये है अग्नि। अग्नि की प्राथमिक मात्रा में 1000 किलोमीटर का टारगेट रख के हमने यशस्वी कर लिया। यह बालासोर का दृश्य है। यहाँ हम टेस्टिंग के लिए बहुत बार जाते हैं, आपको मालूम होगा, ये उड़ीसा के किनारे पे है बालासोर करके। और कोई भी जो आपको ये मिलेगा, न्यूज मिलेगा, यह इधर पोखरण से मिलता है या बालासोर से मिलता है, क्योंकि बालासोर में हमने टेस्टिंग की सभी फैसिलिटीज करके रखी है। और ये चित्र उधर का विशेषता यह है कि बालासोर में जो समंदर है वो बहुत ही शैलो समंदर है, और हमारे लिए दिन में 2 बार भरता है, 2 बार पीछे जाता है, उसका उपयोग है। और एक मैदान 10 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर का एक खाली मैदान हमें मिलता है, जिसका हम टेस्टिंग के लिए उपयोग करते हैं। बॉम्ब फोड़ने के बाद उसका जो डिस्पर्शन कैसा हो, एक्यूरेसी कैसी हो, ये सब हम उधर कर पाते हैं। तो ये बालासोर हर महीने में हम एक बार जाना पड़ता था, इतनी मात्रा में हम गए हैं उधर। एक तरीके से ये हमारे लिए, ये जो टेस्टिंग, वेपन टेस्टिंग के लिए एक तीर्थ क्षेत्र जैसा काम है, क्योंकि उधर सभी फैसिलिटीज क्रिएट की हुई है। अभी आपने देखा है कि अग्नि 1 1200 किलोमीटर का रेंज है। तो दिल्ली से अगर फायर कर लिया हमने ये लाइन से, तो पाकिस्तान, ये प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं है। ये रीच ऑफ अग्नि 1, ये जो ब्लू लाइन है, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी कहीं से भी हम पाकिस्तान, ये दिक्कत वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये इससे माध्यम से पता चलेगा। अग्नि 2 ये 2500 किलोमीटर का ये है। और अग्नि 2 का एक और मात्रा में काम ऐसा होता है कि 2500 किलोमीटर के रेंज पर जो शत्रु है, उसका ठिकाना है, उसका ठाना है, उसको हम नष्ट ध्वस्त कर सकते हैं। अग्नि 2 में और ये क्या विशेषता है, तो इसमें एक रेल, ट्रेन में एक ये कर सकते हैं। और ट्रेन में करने से कोई भी जो हेरगिरी करने वाला जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट गुप्तचर जो बोलते हैं हम, ये सैटेलाइट से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ये ट्रेन में लगाने से नहीं जाती है। सो कोई भी एक अंडरग्राउंड सिचुएशन से एक रॉकेट, एक अग्नि का लॉन्चर लगाया है पहले डिब्बे में, दूसरे डिब्बे में उसके जो पार्ट्स और हाइड्रोलिक्स और ये सब है, तीसरे में ऑपरेटर्स बैठे हैं जो रिमोटली ऑपरेट कर पाते हैं, चौथा डिब्बा होता है पावर पैक, और ये 4 डिब्बे का रिपीट करने से 5-6 मिसाइल, यानी 20-25 रेल के डब्बों का एक रेल जो चला जाएगा। और रेल का जो जाल है अपना, रेलवे का जो जाल है, उसके ऊपर वो जा सकता है। और किधर भी, उधमपुर में हो, जैसलमेर में हो, पाकिस्तान बॉर्डर्स पे हो, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में, जिधर जिधर तक ये रेल चला जाता है, उधर तक इसका काम, गंगटोक हो, उधर तक चला जाता है। और एक वैशिष्ट्य ऐसा है उसका कि जैसे ही फायर करने का है, एक हुड हाइड्रोलिक के माध्यम से पीछे लिया जाता है, और ये फायर पोजीशन में लाके फर्स्ट स्टेज 24 से 30 किलोमीटर, सेकंड स्टेज 100 से 120 किलोमीटर, और थर्ड स्टेज में लाके 2000 किलोमीटर के ऊपर जाके वो दोबारा आता है, उसका री एंट्री व्हीकल बोलते हैं। और ये जो बॉम्ब है,
वो शत्रु के इधर जाके नष्ट ध्वस्त कर सकता है। तो ये तरीका हम यूज करते हैं। इसका सोफिस्टिकेशन बढ़ाया है, उसका मोबाइल प्लेटफॉर्म रेल में से बढ़ाया है। वायरिंग ऑफ मिसाइल मेड सिंपल एंड वेरी मच रगडाइज टू वेदर कंट्रोल एंड एनी कंडीशन में फायर करेगा। एक्यूरेसी इज इम्प्रूव्ड बाय फैक्टर ऑफ 3 यूजिंग एडवांस गाइडेंस सिस्टम्स इंक्लूडिंग टाइम एंड कोर्स। और बहुत मजे की और इम्पोर्टेंट बात है कि ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा पर काम मार्क करता है और उसको न्यूक्लियर बॉम्ब भी रखा जा सकता है। जो हमने टेस्टिंग किया था अटल जी के नेतृत्व में, हमने जो टेस्ट किया था वो ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब भी लिया जा सकता है। मतलब अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अपने पास उधर तक ले जाने की तरीका यानी रॉकेटरी सिस्टम या मिसाइल सिस्टम है। तो ये चीज काफी है। और अग्नि 1000 किलोमीटर का किया था, लेकिन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस वांटेड कि 2000 तो कर दो, तो हमने अग्नि 2000 किया था। अग्नि 3000 से 5000 तक हमने अग्नि 3 का निर्माण किया। और अग्नि 5 ये तो 5500 के आगे हमने काम किया। तो ये सब करने के बाद डॉक्टर कलाम ने सभी शास्त्रज्ञों को बुलाया था। सबको लगता था अभी डॉक्टर कलाम तो शाबाशी देंगे और बहुत बड़ी मात्रा में अपना गौरव करेंगे कि इतना अचीवमेंट है। तो डॉक्टर कलाम ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये क्षेत्र में आप 7वें नंबर पे हो, हवाई जो जहाज है अपना फाइटर प्लेन, उस क्षेत्र में आप 7वें नंबर पे हो। टैंक गन के बारे में आप 5वें नंबर पे हो। इसके बारे में आप 1 ऑफ द 5th 6th 7th स्टेज में है। व्हेन इंडिया विल बिकम फर्स्ट और सेकंड। इसलिए ना रुकना है ना थकना है, काम में लगना है। ये मंत्र लेके खुद डॉक्टर कलाम खुद अपना 18-18 20-20 घंटा काम करते थे और सभी शास्त्रज्ञ डीआरडीओ के ऐसे उनके से प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं। और मैं तो बोला हूं आपको कि समय देखता ही नहीं था, क्योंकि जो जवान अपने देश के का कर रहा है, उस जवान के हाथ में अगर हम अच्छा शस्त्र दे देंगे तो भी अच्छा है। तो ये अग्नि 5 ये जो है, तो 2012 से लेके आज तक हमने आईसीबीएम क्लास का जो क्लब है उसमें हमने एंट्री किया है। यानी हम आईसीबीएम क्षेपणास्त्र भी रखते हैं, एंटी सैटेलाइट क्षेपणास्त्र भी रखते हैं और अणुबॉम्ब भी रखते हैं। तो ये एक शक्ति संपन्न देश का जो तरीका है वो हम, इसलिए मोदी जी को आज जब भी प्रदेश जाते हैं तभी सब पूछते हैं, क्योंकि भारत अभी राजीव गांधी के जमाने वाला या पंतप्रधान मनमोहन सिंह वाला नहीं रहा है। अभी ये 5-6-7 साल में जितने सारे प्रोडक्ट्स है कि ये आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से यही बोला है कि डिफेंस के सेक्टर में हम ना सिर्फ आत्मनिर्भर रहेंगे बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो ये तरीका है। तो ये सब कैसे संभव है? तो ये अलग अलग तरीके से कैसे संभव है? तो यह संभव होता है कि डीआरडीओ तो अपना शोध कार्य में लगा है, संशोधन किया है, लेकिन जब तक इंडस्ट्री और ये जो सब उद्योजक सामने नहीं आएंगे और मास स्केल प्रोडक्शन अपने देश में करना प्रारंभ नहीं करेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। कितना भी अच्छा होने दो, उसका मास स्केल प्रोडक्शन अपने ही देश में करना है। जैसे टैंक गन का किया है, गत फरवरी में 3 फरवरी में 83 तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। ये भी एक आत्मनिर्भर का परिचय है। और एक अस्त्र, एक हवा से हवा में करने वाला शस्त्र, ये भी हमने किया है। सूर्या, ये आईसीबीएम क्लास का मैंने बोला है कि ये बहुत सारी चीज है। तेजस, ये तेजस अपना फाइटर प्लेन है, 4th जनरेशन फाइटर प्लेन। हम ड्यूअल इंजन वाला करना चाहते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है कि उसमें एक ही इंजन है, बाकी सब एक्टिविटीज पूरी हो गई है। और तेजस के 2 स्क्वाड्रन अपना बन रहा है और भी 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है। और 10 साल में हम आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है।
अच्छा, इधर मैं एक छोटी सी चीज मेरे बारे में बोलता हूँ कि मैंने 82 से जो काम किया है, तो पहले नौसेना के लिए जो गन है उसके लिए काम किया, बाद में जो सेनाएं हैं अपनी, उनके तोफ के लिए ऊपर काम करने का मौका मिला, एंटी टैंक तोफ के ऊपर काम करने का मौका मिला, टैंक गन के ऊपर काम करने का मौका मिला, एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम के ऊपर काम करने का मौका मिला, रॉकेटरी में काम करने का, इन्फेंट्री का और रॉकेटरी का दोनों में काम करने का मौका मिल गया। और ये मौका लेते लेते बाद में 40 साल में मैं जैसे जैसे सीनियर बन गया, तो एचआर का अनुभव मिला। एचआर, आई वाज एचआर हेड, उसके साथ साथ एडमिन हेड के नाते काम किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी हमें बहुत सारा सीखने को मिला। लेकिन लास्ट 5 साल में तेजस के लिए जो एक मिशन क्रिटिकल सिस्टम है, जिसको कैनोपी सिवरन सिस्टम बोलते हैं, और जो सीट इजेक्शन सिस्टम है, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और इंपॉर्टेंट सब सिस्टम में काम करके हम सिर्फ डिजाइन नहीं किए, तो डिजाइन करके मेरे नेतृत्व वाला जो गट था वो बना के प्रोडक्शन करके उसको दे रहा है। और मैं रिटायर जून में हुआ हूँ, तो रिटायरमेंट से पहले ये जो तंत्रज्ञान है हमने एक भारतीय कंपनी को हैंडओवर किया है। और ये जो सब कैनोपी सिवरन सिस्टम हो या सीट इजेक्शन सिस्टम हो, उसके लगने वाले जो पार्ट्स है, वेरी क्रिटिकल, मिशन क्रिटिकल पार्ट, वो हमने बना के दिए हैं। और उसके लिए इसी गत वर्ष में मुझे पिनाका अवार्ड मिला था उसका। तो ये एलसीए का भी नाम वाजपेयी जी ने उसका तेजस रख दिया है। ये एलसीए का मतलब होता है लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, दुनिया का सबसे छोटा लाइट वेट। लेकिन हमारा लक्ष्य है राफेल जैसा हम करेंगे। और अगर 70 साल में हम इस दिशा में इसी लगाव के साथ काम करते थे, तो आज दुनिया में हम पूरा गन देते थे, रॉकेटरी देते थे, एयरक्राफ्ट देते थे, हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज हम इतना ज्ञान रखते हैं कि दुनिया का जो भी आवश्यकता है क्षेपणास्त्र के बारे में, वो हम कर सकते हैं। ये एक आत्मविश्वास डॉक्टर कलाम के पथ पर जाने से, उन्होंने जो पथ दिया है उसके मार्ग से जाने से हमने अचीव किया है। तो वो तो इनिशिएट करके, यानी बीज बोए थे उन्होंने, आज हम ये फल देख रहे हैं कि कोई भी तरीके का जो भी जरूरत है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हो, इंटरसेप्टर मिसाइल हो, तो ये सब बहुत अच्छा काम हमने किया है। और इसका जो भी एक अभिमान लगता है, हमें गर्व लगता है कि ऐसे क्षेत्र में हमें काम करने का मौका मिला। और ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग उसमें जुड़ जाए तो अपने पास बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे ब्रह्मोस है, ये रशिया के साथ हमने ज्वाइंटली बनाया है। जैसे ब्रह्मपुत्र और मॉस्की दोनों नदियों का संगम है, वैसा दो ज्ञान गंगा का संगम करके एक क्षेपणास्त्र बनाया है ब्रह्मोस। ये दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ब्रह्मोस आखिरी में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये जॉइंट वेंचर है रशिया और भारत का। दो गवर्नमेंट इकट्ठा आके फरवरी 98 में काम करना शुरू किए। एआरडी की इंडिया की ओर से, यानी भारत की ओर से डीआरडीओ और रशिया की ओर से एनपीओएम, ये दोनों इकट्ठे हो गए। 51% इंडिया का शेयर और 49% रशिया का शेयर। यानी जो काम है, एक कंपनी हमने फॉर्म की है ब्रह्मोस, कंपनी का नाम है ब्रह्मोस, और इट एंड्योर्स टू डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। ये तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इसमें एक आयाम और जोड़ दिया गया है कि मार्केट, सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल सिस्टम को मार्केट में हम दे रहे हैं। ऑफ कोर्स हम अपने फ्रेंडली कंट्री को ये सब सप्लाई करने जा रहे हैं। अभी जो एयरक्राफ्ट है, अपना एयरक्राफ्ट नेचुरली सबसे सस्ता भी है, तो अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज है उन्होंने, जैसे मलेशिया है, टांजानिया है, ऐसे जो छोटे छोटे देश है, उन्होंने अमेरिका से लेने से ये सस्ता है करके हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं। और कुछ ही साल में हम वेपन भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, ये मेरा विश्वास है।
और इसके लिए पूरा दुनिया को, पूरा देश को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। तो हम क्या काम कर सकते हैं? तो हम ये काम कर सकते हैं एज ए, जैसे जवान अपना काम कार्यकाल के साथ करता है तो अपना ड्यूटी निभाने से करता है, देश की रक्षा में अपना काम करता है। जैसे हमारे जैसे डीआरडीओ में जो काम करते हैं वो उनको R&D करके अद्ययावत और अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र देने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से समय होने जा रहा है, तो मैं थोड़ा वाइंड अप करता हूँ कि ये जो BMD प्रोग्राम है, एडवांस एयर सिस्टम, और आज तक हमने बहुत सारे नए नए वेपन्स, क्षेपणास्त्र बनाए हैं। एक पिनाका भी, गाइडेड पिनाका है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, उसका रेंज भी 290 से बना के 600 करने जा रहे हैं, एंड ये सब अब डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ 2-3 साल में हमने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का निर्माण किया है, एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी जो चीन अपने समंदर के किनारे पे यानी सीमाओं पर अपने सबमरीन्स लगा के बैठा है। वो सबमरीन को नष्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको स्मार्ट कहा जा गया है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, और हवा से ज्यादा जाएगा, और हाई स्पीड एक्सपांडेबल टारगेट्स, ये सब डेमोन्स्ट्रेटर का काम है। क्रिटिकल इवेंट्स लाइक फ्यूल इंजेक्शन एंड ऑटो इंजेक्शन ऑफ स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेटेड टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी। 6 मैक यानी आवाज के 6 टाइम्स ज्यादा गति से जाने वाले व्हीकल को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। और दूसरा चीज, उसी क्षेत्र में 20 सेकंड सस्टेन्ड फायरिंग करने के बाद हमने रिलीज मैकेनिज्म भी किया है। उसके साथ साथ एंटी रेडिएशन के लिए भी जो मिसाइल है वो भी हमने लास्ट ईयर 9 अक्टूबर को फायर करके दिखाया है, और उसमें इट इज ए पोटेंट वेपन ऑफ इंडियन एयरफोर्स for suppression of enemy air defense effectively from large standoff ranges. Yet this flight tested against radiation targets located on Wheeler Island itself and firing through Su-30 यानी सुखोई Mark 1 से फायर करके हमने टेस्टिंग किया है। It is a first indigenous anti-radiation missile of the country. INS GPS navigation as well as passive homing head फॉर फाइनल अटैक, ये हमने काम किया है, उसको नाम दिया है रुद्रम, और इट एस्टेब्लिश इंडिजिनस कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल फॉर न्यूट्रलाइजिंग एनिमी रडार लोकेशंस, कम्युनिकेशन साइट्स एंड अदर RF इमिटिंग टारगेट्स। सो एक ही बहुत अच्छी एक शुरुआत हमने की है। और एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के बारे में बोला मैं, तो इट इज एयर ब्रीथिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी हमने टेस्ट की है। उसके साथ साथ क्रूज व्हीकल हमने टेस्ट किया है कि जो हाइपरसोनिक स्पीड से जा रहा है, प्रूवन सॉलिड रॉकेट मोटर एट 30 किलोमीटर अल्टीट्यूड में काम करने वाला, एरोडायनेमिक हीट शील्ड्स वेर सेपरेटेड एट 6 मैक, ये इतने तेज गति से जाते हुए भी हीट शील्ड सेपरेशन उस गति में, ये भी एक टेस्टिंग का ये था। तो ऐसे अलग अलग तरीके से ये भी एक स्मार्ट करके हमने जो किया है, मैंने बोला वैसे सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑन 5th of October last year from Wheeler's Island. All the mission objectives have been met perfectly as below. क्या क्या है टारगेट्स? तो मिसाइल फ्लाइट अप टू द रेंज एंड अल्टीट्यूड, सेपरेशन ऑफ नोज कोन एट राइट टाइम राइट मूवमेंट, रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, यानी हवा से ये इतना तेज गति से जाएगा, हाइपरसोनिक वेलोसिटी से जाएगा, और जैसे ही शत्रु का जो सबमरीन है, इट इज एंटी सबमरीन बेसिकली, तो टॉर्पीडो उसके नजदीक जाके छोड़ेगा कि जो टॉर्पीडो सबमरीन का काम करेगा। अभी आपको मालूम है इसमें एक टेक्नोलॉजी है रडार टेक्नोलॉजी यूज इन एयर,
and sonar technology is used in torpedo and in water. वाटर में ये गूंगा होता है, हवा में वो गूंगा होता है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट रख के हमने ये सब काम किया है। और ये जो डिप्लॉयमेंट ऑफ वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म, जो 6 मैक से गति से तेज गति से भाग रहा है, उसको टॉर्पेडो जब भी पानी में छोड़ा जाता है उसको वेलोसिटी कम करने छोड़ना होता है, नहीं तो उसका काम ठीक तरह से नहीं करेगा। सो स्मार्ट इज ए मिसाइल असिस्टेड रिलीज of lightweight anti-submarine torpedo system for anti-submarine warfare operations far beyond torpedo range। अगर टॉर्पेडो से जो अशक्य है उसको हम काम कर सकते हैं। This launch and demonstration is significant to establish anti-submarine warfare capabilities। So ये हमने अभी अभी काम किया है। अभ्यास, इसका भी हमें बहुत सारे टेस्टिंग के लिए लगता है, तो ये एक अभ्यास करके टेस्टिंग किया है। सो नाउ इंडिया के पास क्या क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, गाइडेड पिनाका, रडार सिस्टम्स, तेजस, रुस्तुम, लक्ष्य, नेत्र, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ब्रह्मोस, वरुणास्त्र, एयरटैक्स गन, प्रहार, निर्भय, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस यानी इंटरसेप्टर्स, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स है। तो अभी अभी जो मैंने बोला है HSTDV, स्मार्ट, ATGM, अरिहंत सबमरीन एक्सेट्रा। सो दुनिया अपने पास कैसे देखती है? सो हाउ द वर्ल्ड वाज लुकिंग एट इंडिया। सो ये 1999 का एक चित्र है, टाइम्स ने दिया था। ये चित्र बोलता है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा उसके लिए, लेकिन एक हाथ में विद्या का प्रतीक रुद्रवीणा है, दूसरे हाथ में शक्ति का प्रतीक मिसाइल है, एक हाथ में सब्जी है यानी एग्रीकल्चर का भी जिक्र है, एक हाथ में पुस्तक यानी किताब है, कमर में वॉकी टॉकी जैसा अत्याधुनिक यंत्र लगा है, और ये सब तांडव कर रहा है, दुनिया को दिखाने जा रहा है कि इंडिया इज वेरी वाइब्रेंट कंट्री एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स नंबर 1। और हम 1 पे जाना चाहते हैं क्या? तो भारत तो 1 पे नहीं जाना चाहता है, तो भारत ये चाहता है कि हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं। जैसे पहले हम विश्वगुरु थे, बीच में ये जो आक्रमणों की वजह से हम विश्वगुरु नहीं रहे, अभी हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, क्योंकि पहले स्थान पर आए तो दूसरे और तीसरे स्थान असूया में रहते हैं। हम अगर विश्वगुरु बनेंगे तो सभी हमारे लिए एक सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः का भाव लेकर हम जाएंगे। ये सब किस लिए है? तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, बिकॉज इट सेव्स अस फ्रॉम द पिटफॉल्स ऑफ पेसिमिज्म। डॉक्टर कलाम कहते थे, आर ऑल बॉर्न विथ ए डिवाइन फायर इन अस, आवर एफर्ट शुड बी टू गिव विंग्स टू दिस फायर एंड फिल द वर्ल्ड विद द ग्लो ऑफ इट्स गुडनेस। आज 15 अगस्त का दिन है, मैंने शुरुआत भी भारत माता के चरण छू के की है और समाप्ति भी मैं भारत माता की जय के नाते काम करके बोलता हूँ, भारत माता की जय। और जो भी अपने देश को गर्वान्वित करने के लिए, ऊंची गर्दन रखने के लिए कार्यान्वित होके जिन्होंने अपना हुतात्म्य पथ करा है या हुतात्मा हुए हैं, उनके प्रति मेरे श्रद्धा सुमन, और जो काम करने वाले जीवित है उनके प्रति शत नमन करके हुए मैं मेरा आज वाणी को विराम देता हूँ। ये जय हिंद के कहने से पहले, राइवरी विद पाकिस्तान is the point. The point is the bomb has put 100 crores people on the world stage. जैसे हमने अणु बॉम्ब कर लिया, हम वर्ल्ड स्टेज में जग के रंगमंच पर हम अभी सेंटर पॉइंट में फोकस हो रहे हैं, ऐसा ही फोकस हो जाएगा। और मोदी जी ने आज कहा है कि यही समय है, तो हम सब अपने हाथ बटाए, अपने तरीके से उसमें कार्यरत हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 1 तास से 80 या 86 मिनट्स का अपना व्याख्यान रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद काशीनाथ जी। और अब हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे कितना समय है आपके पास? हमें 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे।
ठीक है। 10 मिनट्स में। और हमारे जो श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन सेंड किए हैं और मैं अभी सागर जी मिटकरी इनसे अनुरोध करती हूँ कि वो क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन क्विकली जो मैं कुछ हम लोगों ने मॉडरेट किए हुए क्वेश्चंस वो मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यू एज वेपन सिस्टम्स दैट इज प्रेजेंटली ड्रोन टेक्नोलॉजी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड tactically in air warfare. Recently, drones are successfully tested in destruction role as well. So, are we manufacturing advanced version of drones? Will induction of thousands of drone in army will affect employment of fighter aircraft in future wars? एक्चुअली सभी लोग उसी के चक्कर में आजकल बात करते हैं, लेकिन अपना डीआरडीओ में केयर नाम का एक संस्था है। इट इज वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल एज ये सभी फ्लाइंग रोबोट ड्रोन वगैरह उसमें काम करते हैं और अपने पास भी उसका सॉल्यूशंस है। जैसे जैसे समय आएगा आपको पता चलेगा। कुछ सीक्रेट है लेकिन कुछ मालूम है। जैसे नेत्र आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर्स में गश्त करने के लिए उसको सर्वेलेंस के लिए उपयोग में लाया जाता है और बहुत सारे फ्लाइंग ड्रोन्स वगैरह में काम में लाएंगे। आज तक हमने डिस्क्लोज नहीं किया है। जैसे जैसे समय की मांग है हम उसको आपूर्ति करेंगे। ओके, ग्रेट। सर एक नेक्स्ट काम क्वेश्चन चल रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? या हाँ या हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यानी ये भी एक आयुष ढोबरे जी करके है, उन्होंने पूछा हुआ है व्हाई इंडिया इज नॉट बाइंग आयरन डोम सिस्टम्स फ्रॉम इजराइल। यानी ये जहां तक सिविलियंस के लिए ये आयरन डोम सिस्टम जो है एक थोड़ा सा एक ये हुआ है। एवरीवन इज एक्साइटेड टू सी व्हाट एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स एंड ऑल, एंड एवरीवन हैज पुट अप दिस क्वेश्चन। एक्चुअली ये 3 लोगों ने सवाल पूछा है कि आयरन डोम सिस्टम्स इंडिया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू अस, आई मीन वेदर इट इज फिजिबल टू अस, और अगर लेना है तो क्यों ले रहे नहीं ले रहे कर। उसमें एक दृष्टि ऐसी रखनी चाहिए कि आज का काम के लिए वो लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो सब संशोधन करके निर्माण करके एक स्टेज में लाने में कुछ समय लगता है। तो उस उतना समय तक हमारी सेना तो रुक नहीं सकती और सेना को तुरंत सॉल्यूशन के लिए कुछ चीजें अगर अवेलेबल है तो वो लेनी चाहिए। तो उसी मात्रा में जो हम आज इंपोर्ट करने जाते हैं, जैसे राफेल है या ड्रोन्स है या इसराइल से बहुत सारा सामान हम लेते हैं जो बॉर्डर्स में सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल बॉर्डर्स आपने देखा होगा वेरी वाइब्रेंट हो गई है। लास्ट ईयर एक आपको पता चला, सबको मालूम ही है कि जून महीने में 12-13 जून के आसपास की घटना है कि रात में चाइना ने आक्रमण किया था और उसी आक्रमण में अपने 15 जो संतोष बाबू करके बिहार रेजिमेंट से थे और उनके साथी हुतात्मा हो गए थे। हमने भी उनका बहुत सारा उनको शिव दर्शन कराया और ऑलमोस्ट 40-42 लोगों को मार गिराया। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा है कि बॉर्डर्स में हमेशा टेंशन में रख के अपने जवानों को हुतात्मा न होना पड़े, इसलिए अगर जरूरत है तो आज की डेट में हम अगर अपने फ्रेंडली कंट्री से जैसे इसराइल है उससे हम ले लेंगे कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कांग्रेस के जमाने में जैसे सालों साल हम वेपन्स खरीदते ही थे, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज एक रात में या बहुत शॉर्ट पीरियड में होती है ऐसा नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसमें आवश्यक मात्रा में मास स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी करनी होती है। अगर समय आ गया तो हमने N95 मास्क, ये कोरोना के चक्कर में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डीआरडीओ के
जो डिफेंस के लिए बने थे हमने सिविल के लिए ओपन करके दे दिए। तो जो जो भी चीज सिविल के लिए उपयोगी है इट इज स्पिन ऑफ बेनिफिट्स बोलते हैं। लेकिन मेन चीज जैसे हमारे जवान 15,000 और ऊपर के 15,000 फीट और ऊपर के क्षेत्र में जब भी काम करते हैं तभी उनको जो पोस्ट रहती है जैसे लद्दाख, लेह, टाइगर हिल और ये कारगिल द्रास, उधर जो चौकियों में बैठे जवान हैं उनको हवा में ऑक्सीजन की कमी जब भी महसूस होती है तभी उनको कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगता है, हमने संशोधन करके रखा है, उसको सप्लाई भी कर देते। लेकिन कोविड की सिचुएशन से अगर ऑक्सीजन की कमी महसूस सिविल हॉस्पिटल्स में और इसमें हो गई तो जो भी टेक्नोलॉजी हमने ऑलरेडी डेवलप किया है उसका मास स्केल प्रोडक्शन करके हमने लगाना शुरू किया है, देना शुरू किया है। फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी हमने हॉस्पिटल्स को लगा के दिए हैं, टेक्नोलॉजी दिए हैं। लेकिन उसको 1 साल के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वो दिखेंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस के लिए करते हैं वो सिविल पॉपुलेशन के लिए भी उपयोग में स्पिन ऑफ में आता है। बहुत सारी चीजें जैसे फूड है, जवानों के लिए जो फूड टेक्नोलॉजी यूज किया है वही टेक्नोलॉजी हम अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। और उसका मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको, टीओटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देके इंडियन उद्योग को हम बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि टीओटी फी, बिना टीओटी फी लेके हम बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैंडओवर कर रहे हैं इंडियन कंपनी को, ताकि वो समृद्ध हो। और वो समृद्ध हो गए तो अपना देश समृद्ध होगा, आत्मनिर्भर होगा। इस माध्यम से ये जो मोदी गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं ये स्टार्टअप्स के लिए भी प्रोत्साहन करते हैं, ये स्किल डेवलपमेंट में भी प्रोत्साहन करते हैं। क्योंकि 70 साल में जो स्किल डेवलप नहीं हो गए वो 5 साल में, 2 साल में कैसे होंगे, उसके लिए भी समय सीमा है। लेकिन ये जल्दी से जल्दी हो, इसलिए बहुत सारे काम ये सरकार ने किए हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 10 साल में हम नंबर 1 पर बिल्कुल गए होंगे। और जैसे शताब्दी का महोत्सव, ये हम 75वां वर्धापन दिन कर रहे हैं, स्वातंत्र दिन कर रहे हैं। शताब्दी महोत्सव में जो काम करेंगे उस समय जो रहेंगे वो संकल्प सिद्धि हो जाएगा, ऐसा विश्वास आज प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा यही समय है, यही समय है, यही समय है, सही समय है। और हम आगे मार्च करेंगे, बहुत काम करना बाकी है और संकल्प से सिद्धि प्राप्त हो, ये विश्वास लेते हुए ये अपने ताकत का, आत्मनिर्भरता का प्रण करने का, और ना सिर्फ डिफेंस सेक्टर में, तो सभी सेक्टर में हम आगे बढ़े, इसलिए कोशिश चल रही है। उसमें हम सबका सहयोग होना चाहिए। जय हिंद। राइट सर, एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे आपने अभी मेंशन किया उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़े हुए हैं, प्लस बहुत सारे सीजन्ड एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़े हुए हैं फिलहाल अपने साथ। तो विनोद तांबी सर का एक क्वेश्चन है कि हाउ डू वी गेट एक्सेस टू दिस डिफेंस टेक्नोलॉजीज व्हिच आर डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, और यानी उसमें अभी हाउ डू वी गो फर्दर, अगर किसी को उसको वो टीओटी लेके आगे उसका कमर्शियलाइजेशन करना होगा तो। दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, उसमें एक DI2TM यानी डिफेंस डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये एक विभाग है, एक डायरेक्टरेट है। उस डायरेक्टरेट के पास पूरा लिस्ट हमने अपलोड किया है। डीआरडीओ का वेरी डायनामिक साइट है, वेबसाइट है, उसके ऊपर आप टीओटी डालेंगे तो आपको DI2TM में लिया जाएगा। एक डिफेंस मिनिस्ट्री में जो अभी 126 और 110 ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जिसको इंपोर्ट एम्बार्गो लगाया है, किसको 2022 से लगाया, किसको 2023 से है, 2024 से है। तो ये टेक्नोलॉजीज उपलब्ध भी है और आप सब डेवलप भी कर सकते हैं। आप ये जरूर पढ़े कौन सा टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में हम काम कर सकते हैं, अपना स्किल डेवलप करें, अपना स्टार्टअप डेवलप करें और काम आगे बढ़ाए तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसी विचार से ये टेक्नोलॉजी का जो डायरेक्टरेट है उधर आप अप्रोच कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा या पैसा जो नॉमिनल चार्जेस है वो लेके भी कर सकते हैं। वो गाइड करेंगे, आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, आपकी अगर कैपेसिटी है तो आपको ट्रांसफर करेंगे और ये ट्रांसफर करने के बाद स्केल प्रोडक्शन फ्लॉ फ्री होने तक, यानी जो अंतिम डिलीवरेबल है वो क्वालिटी प्रोडक्ट बाहर आने तक वो आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, गाइड करेंगे और अपने देश में वो सुविधा हो इसलिए काम करेंगे। ऐसा एक डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री इंटरेक्शन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, आप DRDO.org का जो अपना वेबसाइट है उसमें जाके आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपका उत्तर भी मिलेगा और डायरेक्टर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कांटेक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं। धन्यवाद। और हम शुभकामना आपको सबको देते हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आगे आए और डिफेंस में कुछ योगदान दे अपना। बिल्कुल सर, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, सो आई एम टेकिंग दिस एज अ लास्ट क्वेश्चन और बाकी के सवालों के जवाब हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को इंडिविजुअली दे बाद में, बट ये लास्ट क्वेश्चन ऐसा है सर कि S400 एक मिनट, चैट बॉक्स में मैंने मेरा ईमेल आईडी भी दिया है और मोबाइल भी दिया है, नंबर्स दिया है जी, ये सभी जो पार्टिसिपेंट है उसमें ले सकते हैं और समय के अनुसार हम उनसे बात भी करेंगे। बिल्कुल सर। सर ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इट इज अबाउट S400 सिस्टम्स, जो रशिया की एकदम जो पूरी डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम। सो क्वेश्चन ये है कि इज S400 कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग ऑल टाइप ऑफ एयर थ्रेट्स vis-a-vis से फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम और व्हाटएवर, या फिर इससे भी बेहतर कोई सिस्टम ऑलरेडी दूसरे कोई देश ने डेवलप की हुई है, और अगर डेवलप की है तो to what an extent we would be developing our own S400 alike system type. अभी ऐसा है, कुछ चीजें स्ट्रेटेजिकली हमें करना पड़ता है। अगर हमें रशिया अमेरिका जैसे देश अपने फ्रेंड करने हैं तो कुछ चीजें ट्रेड्स में करना पड़ता है, तो उसी माध्यम से कुछ स्ट्रेटेजिकली अपने पास भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कंफर्म ट्रांसफर होके उसका मास स्केल प्रोडक्शन होने तक जो समय है, इस समय में हमने मैंने जो कहा था कि आज के रिक्वायरमेंट के लिए हम खरीद रहे हैं, लेकिन कल की रिक्वायरमेंट अपनी होगी और अपने देश से ही होगी, ये हम कोशिश कर रहे हैं। S400 का भी वैसा ही है। S400 जैसा एक अपने पास भी होता है, लेकिन एक S400 हमने लिया है अभी, तो कुछ साल के लिए उसका भी उपयोग है जब तक अपना पूरा रिक्वायरमेंट अपने देश से आपूर्ति हो जाएगा। Okay, great. I'll hand over the proceedings to Ankita ji. Next. धन्यवाद काशीनाथ जी, आपने एक बहुत प्यारा सेशन मंथन के लिए हम सबके लिए दिया। एक बहुत प्यारा हम जितने भी जानकारी आज के युवा वर्ग को होनी चाहिए इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में, वो सारी जानकारी आज के सेशन में कवर हुई। मंथन के तरफ से मैं अंकिता आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े जूम के थ्रू, हमारे फेसबुक लाइव के थ्रू, उन सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऑनलाइन सेशन को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे सेशंस जल्दी ऑफलाइन भी हो। बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी अभी आ गए हैं और उसमें हम सब लोग चाहेंगे कि आप सब लोग हमारे साथ ऑफलाइन मोड में भी जुड़े। और बहुत सारे डिटेल्स हैं जो आपको मंथन के वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आप हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो मंथन के वेबसाइट पे आप हमारे साथ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। आज का ये सेशन आपके लिए वहां भी अवेलेबल रहेगा, तो जिन लोगों ने आज का सेशन मिस किया है उन तक अगर आप किसी को जानते हैं तो आप इनकी लिंक्स भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं।
मैं फिर से एक बार काशीनाथ जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे आज हमारे लिए 15 अगस्त के दिन इस 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे साथ जुड़े और हमें एक बहुत ही वैल्यूएबल सेशन उन्होंने इम्पार्ट किया. थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव जॉइंड विद अस टुडे. थैंक यू सो मच. I hereby declare today's session to be over, and we would soon request all of you to please head on to our websites for future events, and also log in for volunteer registrations, and also join us in our future sessions. Thank you so much.